वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने जो एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे मेरे चैनल में, ठीक है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो उनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ ये वीडियो होने वाली है सारे चैप्टर्स का एक साथ मिक्सचर ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, और सारे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, क्योंकि जैसे कि आपके कल एग्जाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में से देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आएगा। आपका 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है, तो उन्होंने सिलेबस में दिया ही हुआ है कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 4 एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे आपके। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डैश। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका फादर कौन है, इनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट इज एरिस्टोटल। ठीक है, नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और भी। द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स इज अ बुक। ठीक है, एक बुक है और उसके ऑथर का नाम बताओ, तो दैट इज एरिस्टोटल। ठीक है, द ऑथर ऑफ रिपब्लिक इज, ये भी एक बुक है, इसके ऑथर का नाम बताओ, तो दैट इज प्लेटो। ठीक है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज, आपने अर्थशास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये भी एक बुक है रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल? ये बात किसने कही थी? ये कहा था मार्क्स एंजल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द प्रिंसेस। ऑथर कौन है द प्रिंस बुक के? तो मैकाइवेली। ठीक है, ये बुक है और ये इसके ऑथर मैकाइवेली। नेक्स्ट, द फादर ऑफ लिबरलिज्म इज लॉक। देखो, एल फॉर लिबरलिज्म, एल फॉर लॉक, याद रखने का एक सही तरीका। ठीक है, एल फॉर लिबरलिज्म, एल फॉर लॉक। तो जब याद करती हूँ ना मैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कहीं पर अगर मुझे सिमिलैरिटी मिल जाए तो मैं उनको थोड़ा नोटिस करती हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा याद रह सके, क्योंकि इतने सारे हैं, देखो ना, इतने सारे बुक्स हैं, उनको सबको याद करना, तो कहीं पर सिमिलैरिटी मिल जाए तो उसको आप क्विकली पकड़े। ठीक है, नाउ देखो, पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ डैश साइंस, तो दैट इज सोशल साइंस। बचपन से हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस किसका ब्रांच है? सोशल साइंस का। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स, है ना। 4 सब्जेक्ट्स हम पढ़ के आए हैं, अभी तो हमारा अलग अलग हो गया, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस किसका ब्रांच है? सोशल साइंस का। सिंपल। अब देखिए, क्वेश्चंस को घुमा के आपको दिया जाएगा, जैसे मेंशन अ बुक ऑफ एरिस्टोटल। अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज अ बुक ऑफ एरिस्टोटल। अब यहीं पे सेम दिया हुआ एरिस्टोटल की बुक बताओ, तो इसमें से 4 दिए हुए ऑप्शन, कौन सा होगा? पॉलिटिक्स, अभी पढ़ा था हमने। नेम अ बुक ऑफ प्लेटो। प्लेटो की बुक बताओ, रिपब्लिक। ठीक है, द फिलोसफिकल लीडर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज, कौन है? रूसो। वन हु वॉज अ सपोर्टर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म वॉज, इसके सपोर्टर कौन है? बेंथम। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। तो ये देखिए, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखो, रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जब कोई सिंगल इंडिविजुअल रूल करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की। रूल बाय द पीपल, जब लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। रूल बाय अ फ्यू, जब कम लोगों के द्वारा रूल किया जाए उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वे स्टेट पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो ये तो आप जानते होंगे, फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है या उससे ज़्यादा। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे आए। अब ये कुछ आपकी बुक्स है और ये उसके ऑथर है। ठीक है, देखो, पॉलिटिक्स एरिस्टोटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंड एंजल्स। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कहीं पे कॉमन दिखे तो उसको याद करने की कोशिश करें। एम फॉर मैनिफेस्टो, एम फॉर मार्क्स एंड एंजल्स, तो एम फॉर एम, एम फॉर एम। ठीक है, देखो, इस तरीके से याद करना है आपको। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट के, द प्रिंस बुक किसकी है? मैकाइवेली की। ठीक है, अब आते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में। देखिए, अब द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन है? एरिस्टोटल। द चाइल्ड ऑफ रेजोनेंस किसकी बुक है? मैकाइवेली की। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हेगल। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, किसने लिखा था? लेनिन ने। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल साइंस ऑफ एंशिएंट रोम, सिसरो। जनरल विल, रूसो। इंडिविजुअलिज्म, J.S. मिल। लाइजेस फेरी, एडम स्मिथ। आगे देखिए, अब ये कुछ बुक्स हैं। लेवेंथम, हॉब्स के द्वारा। रिपब्लिक, प्लेटो के द्वारा। पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी किसके द्वारा लिखी गई? जीन बॉर्डन। क्लास स्ट्रगल, मार्क्स एंड एंजल्स। अब ये कुछ थ्योरीज है, देखिए। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स। एम फॉर मार्क्सिज्म, एम फॉर मार्क्स, इनके बारे में तो आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। तो मार्क्सिज्म हो गया। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म इज फॉर एल फॉर लॉक, एल फॉर लिबरलिज्म, तो जॉन लॉक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, J.J. रूसो। एब्सोल्यूटिज्म, थॉमस हॉब्स। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस कुछ रीअरेंज द फॉलोइंग ऑन प्रिस्क्राइब सीक्वेंस, इस तरीके से भी आ सकते हैं कि कौन सी थ्योरी कौन सी पहले आई। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन आप
कि यहाँ पे आपको मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म दिया हुआ है और बोला है कि करेक्ट आंसर सीक्वेंस वाइज आपको करना है इसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म आया था, ठीक है, उसके बाद लिबरलिज्म आया, फिर आया मार्क्सिज्म और फिर आया न्यू लिबरलिज्म, यानी कि थर्ड ऑप्शन DCAB, ठीक है। अब एक और देख लो कौन सबसे पहले आए थे, मैकाइवली, कार्ल मार्क्स, ST ऑगस्टीन और प्लेटो। तो आंसर देखो सबसे पहले प्लेटो थे, प्लेटो आए, फिर ST सेंट ऑगस्टीन आए, फिर आपका मैकाइवली और फिर लास्ट में कार्ल मार्क्स। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड DBAC, ठीक। अब डिस्कस करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स को, ठीक है। देखो कार्ल मार्क्स वाज द सपोर्टर ऑफ यूटिलारिज्म। क्या हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स क्या यूटिलारिज्म के सपोर्टर है? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। कौन सपोर्टर थे? बेंथेन, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स तो उनकी थ्योरी क्या है? मार्क्सिज्म। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय प्लेटो। क्या पॉलिटिक्स प्लेटो ने लिखा था? फॉल्स। किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने। केट मिलेट वाज अ डिस्टिंग्विश्ड फेमिनिस्ट। क्या केट मिलेट एक डिस्टिंग्विश्ड फेमिनिस्ट है? ट्रू। आगे देखिए, द ऑथर ऑफ रिपब्लिक वाज एरिस्टोटल। नो, आंसर रॉन्ग है, फॉल्स। रिपब्लिक के ऑथर कौन है? प्लेटो। थॉमस हॉब्स वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। नो, फॉल्स। थॉमस हॉब्स आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो कोई फ्रेंच के नहीं है, ही वॉज नॉट अ फ्रेंच, तो फॉल्स है इसलिए, ठीक है। आगे देखो, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। ट्रू। पॉलीबियस इज अ फिलोसोफर ऑफ एंशिएंट रोम। ट्रू। हेगल वॉज अ मेटेरियलिस्टिक फिलोसोफर। नहीं, ही वॉज आइडियलिस्ट फिलोसोफर, नॉट मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स हुआ। गेटल ऑब्जर्व्स पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ट्रू। सो देखिए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके MCQs आ सकते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर की, दैट इज स्टेट, ठीक है। स्टेट डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेट इज सॉवर्निटी। तो देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी स्टेट के, ठीक है। क्या क्या? एक होता है आपका सबसे पहला पॉपुलेशन, दूसरा होता है टेरिटरी, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथी होती है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे स्टेट का? सुप्रीम पावर, ठीक है, तो सॉवरेनिटी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड। जो सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर होता है स्टेट का उसे क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी। द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। अगर आप सोचो कि चाइना है तो चाइना पहले था, अब इंडिया हो चुका है, ठीक है। द स्टेट विद लार्जेस्ट टेरिटरी इज रशिया। द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इट वॉज सेट बाय हेगल, चैप्टर 1 में भी था ये। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन इज मेड बाय सॉवरेनिटी। एक स्टेट और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? तो एक स्टेट और एसोसिएशन के पास पॉपुलेशन, देखो एसोसिएशन कैसे डिफरेंट है स्टेट से, तो उसके पास पॉपुलेशन हो सकती है, उसके पास गवर्नमेंट हो सकती है, उसके पास टेरिटरी हो सकती है, लेकिन उसके पास सॉवरेनिटी नहीं हो सकती। सॉवरेनिटी सिर्फ देश के पास यानी स्टेट के पास होती है, ठीक है। आप जैसे जानते ही है, आम बोलचाल भाषा में तो हम देश कहते हैं, कंट्री कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इट इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ स्टेट, ठीक है, राज्य। तो जो हमारे 28 स्टेट्स हम इंडिया में देखते हैं वो क्या है फिर? अगर हमारा कंट्री जो है वो स्टेट है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, तो हमारे जो स्टेट्स 28 हम कहते हैं वो क्या है? तो बेसिकली उन्हें हम प्रोविंसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविंसेस, ठीक है। और कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है, अमेरिका, इंडिया, ठीक है, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे तो वो सब एक स्टेट है, स्टेट, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड नागालैंड इज मेड बाय। तो नागालैंड आप जानती है इंडिया में ही है, ठीक है। तो नागालैंड और इंडिया में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है सॉवरेनिटी का, ठीक है। नागालैंड के पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, लेकिन उसके पास सॉवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर नहीं है। सुप्रीम पावर किसके पास है? इंडिया के पास, ठीक है। द टर्म स्टेट वॉज फर्स्ट यूज बाय मैकाइवली इन हिज बुक। अपनी बुक में उन्होंने स्टेट वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द बुक द प्रिंस वॉज रिटन बाय मैकाइवली। द नेम ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस वॉज पॉलिस। तो ग्रीस में जो एंशिएंट स्टेट होते थे उनको पॉलिस बोला जाता था, और रोम में क्या बोला जाता था? सिविटस, है ना। द नेम ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट रोम वॉज सिविटस। हु कॉल्ड सॉवरेनिटी द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट डैश अंडरस्टूड बाय लॉ। बॉर्डन ने कहा था। द बुक रिपब्लिक वॉज रिटन बाय बॉर्डन। द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। क्योंकि वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है पूरे वर्ल्ड में, यानी सबसे छोटी कंट्री है। अगर आम बोलचाल भाषा में अगर मैं बोलूँ सबसे छोटी कंट्री है, तो जब सबसे छोटा आपका कंट्री यानी स्टेट है तो पॉपुलेशन भी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे देखें, द स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी, ठीक है। आगे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय इज एसोसिएटेड विद गांधी जी। यूएनओ इज़ नॉट अ स्टेट बिकॉज यूएनओ इज़ नॉट अ सॉवरन बॉडी। यूएनओ स्टेट क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके पास सॉवरन बॉडी नहीं है। एक स्टेट बनने के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। सबसे पहला टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सॉवरन, ठीक है, सॉवरनिटी, जो कि हर किसी के पास नहीं होती, एक स्टेट के पास ही होती है।
वाई इज़ वेस्ट बंगाल नॉट अ स्टेट? अब वही बात है कि वेस्ट बंगाल जो हम ऐसे आम बोलचाल भाषा में बोल रहे हैं स्टेट, तो स्टेट नहीं है, वो एक प्रोविंस है। वो तो आम बोल भाषा जो है उसमें हम बोलते हैं ऐसे स्टेट, ठीक है। वो एक स्टेट नहीं है, वो एक प्रोविंस है। स्टेट हमारा इंडिया है, इंडिया इज़ अ स्टेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास सॉवरेनिटी है, वेस्ट बंगाल के पास नहीं है। तो यही पूछा गया कि क्यों वेस्ट बंगाल को स्टेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल हैज़ नो सॉवरन पावर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। तो आगे देखते हैं। द वर्ड सॉवरेनिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुपरएनस। सुपरएनस का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। तो सॉवरेनिटी कौन से लैटिन वर्ड से आया है? सुपरएनस से आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके आ सकते हैं। असर्शन और रीजन आपके दो एक स्टेटमेंट्स है, ठीक है। आपको चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर ये दोनों सही हुए फिर आपको चेक करना है कि रीजन इसका एक्सप्लेन कर रहा है। अगर रीजन एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और अगर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इज अ स्टेट, क्या सही है? बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, दीज 4 रिक्वायर्ड साइट्स ऑफ स्टेट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये चारों चीज़ें इंडिया के पास प्रेजेंट है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और कहीं ना कहीं रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि इंडिया एक स्टेट क्यों है। क्योंकि इंडिया के पास अपना जनसंख्या है, उसके पास अपनी एक जगह है, ठीक है, उसकी एक गवर्नमेंट और साथ ही साथ उसके पास सुप्रीम पावर है, तो इस वजह से वो एक स्टेट है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। आए नेक्स्ट में देखिए आप, इन प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी देयर वर नो स्टेट। क्या ये सही है? बिल्कुल। प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी में कोई स्टेट नहीं हुआ करते थे। द पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर हैड नाइदर अ डेफिनेट टेरिटरी नॉर अ गवर्नमेंट विद सॉवरन पावर। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। लेकिन क्या ये प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी में स्टेट नहीं हुआ करते थे, तो ये क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं। तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, देखें सीक्वेंस वाइज में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ कौन सी चीज़ आएगी। सबसे पहले आएगा स्लेव स्टेट, उसके बाद आएगा आपका फ्यूडल स्टेट, उसके बाद कैपिटलिस्ट स्टेट और फिर सोशलिस्ट स्टेट। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन BADC, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ ट्रू फॉल्स में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट इन द क्लास डिवाइडेड सोसाइटी वॉज स्लेव सोसाइटी। ट्रू। सबसे पहले जब स्टेट जो है हम बात करते हैं क्लास डिवीजन की सोसाइटी में, तो सबसे पहले स्लेव स्टेट हुआ करते थे। हाँ। द कैपिटलिस्ट स्टेट एमर्ज आफ्टर स्लेव स्टेट। नहीं, फॉल्स। स्लेव स्टेट के बाद क्या आए थे आपके? स्लेव स्टेट के बाद फ्यूडल स्टेट आए थे। देयर वॉज नो स्टेट इन द प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी। ट्रू। आगे देख रहे हैं, द फ्यूडल स्टेट एमर्ज्ड आफ्टर कैपिटलिस्ट स्टेट। फॉल्स। फ्यूडल स्टेट के बाद क्या आया था? द फ्यूडल स्टेट एमर्ज आफ्टर कैपिटलिस्ट स्टेट। बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट के बाद फ्यूडल स्टेट आया था? नहीं, फ्यूडल स्टेट पहले आया था फिर कैपिटलिस्ट स्टेट आया था, ठीक है। द मार्क्सिस्ट बिलीव दैट द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी विल ग्रेजुअली विदर अवे। फॉल्स। मार्क्सिस्ट बिलीव दैट इन अ फुल फ्लेश्ड कम्युनल सोसाइटी द स्टेट विल विदर अवे। ट्रू। आगे, द टर्म स्टेट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मैकाइवली। ट्रू। द बुक द प्रिंस वॉज रिटन बाय बॉडेन। फॉल्स। किसने लिखा था द प्रिंस? मैकाइवली ने। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट इज अ होल एंड द स्टेट इज इट्स पार्ट। गवर्नमेंट पूरा होता है, स्टेट उसका पार्ट होता है क्या? नहीं, फॉल्स। आगे, वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट। फॉल्स। वेस्ट बंगाल आम बोल चाल की भाषा में आप स्टेट कह रहे हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि वेस्ट बंगाल क्यों स्टेट नहीं है ना, तो इसलिए फॉल्स है। वेस्ट बंगाल इज नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ प्रोविंस, ठीक है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 में। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि इस चैप्टर से आपके कितने MCQs आएंगे, तो मैं बता देती हूँ। सो आपके इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 सिटीजनशिप के MCQs को, ठीक है। सो बेसिकली आपका इस चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉरेनर्स डू नॉट हैव डैश राइट, तो दैट इज पॉलिटिकल राइट। फॉरेनर्स के पास क्या नहीं होता? पॉलिटिकल राइट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, तो ये बहुत ही ईजिली आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ज़रूर मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी नहीं समझा तो उसकी टेंशन मत लो, इनको बस याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यही आपके MCQs पूछे जाएंगे एग्जाम में। फुल सिटीजनशिप इन इंडिया इज एक्वायर्ड एट द एज ऑफ। फुल सिटीजनशिप कब मिलती है इंडिया में? 18 की एज में, ठीक है। एन इंग्लिश मैन हु लिव्स इन इंडिया इज अ, या एन इंग्लिश मैन जो इंडिया में रह रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एलियन, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ डैश सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट्स आर कॉल्ड सिटीजन्स। सिंगल सिटीजनशिप एग्जिस्ट इन, 4 आपको दिए हुए ऑप्शन, आंसर है इंडिया। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ एग्जिस्ट करती है? इंडिया में। अब आप जो USA, टर्की, स्पेन देख रहे हो, यहाँ पे आपका डबल सिटीजनशिप है, ठीक है। डबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट इन USA में डबल सिटीजनशिप होती है। मतलब जैसे मान लो, एक तो आपको USA का सिटीजनशिप मिलेगा और दूसरा जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का सिटीजनशिप। जैसे मान लो मैक्सिको में रह रहे हो, ठीक है, अमेरिका के अंदर मैक्सिको में रह रहे हो, तो मैक्सिको का सिटीजनशिप एक मिलेगा और दूसरा USA का सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या है कि अगर आप मान लो आप गुजरात में रह रहे हो, ठीक है, और आप इंडिया में तो हो, तो आप गुजरात में, उसका मतलब ये नहीं कि आपको गुजरात का अलग से सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है।
आप एक भारतीय नागरिक हो, आप जहाँ कहीं पर भी रहो विद इन इंडियाज़ टेरिटरी, तो आप एक इंडियन हो, ठीक है। तो आपके पास एक ही स्टेटस है इंडियन का, बाकी अलग कोई स्टेटस नहीं है कि आप गुजरात में तो आपको गुजरात का सिटीजनशिप मिलने जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अ नेचुरलाइज सिटीजन इन द यूएसए डैश बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। एक नेचुरलाइज सिटीजन जो है यूएसए का, क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं, कैन नॉट। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो नेचुरलाइज सिटीजनशिप लिया जाता है उसको क्या माना जाता है? पार्शियल सिटीजनशिप माना जाता है, ठीक है। उसको फुल सिटीजनशिप नहीं मानते, इस वजह से प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते वहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ इज़ द डैश वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। मतलब आप जन्म लिया और जन्म से ही आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, उस सिटीजनशिप को क्या बोलेंगे? नेचुरल सिटीजनशिप। कि मतलब मैंने इंडिया में जन्म लिया और मुझे कुछ अपना माथा खपाना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इंडिया में जन्म लिया, मैं इंडिया की नागरिक बन गई, है ना, तो दैट इज़ नेचुरल। आगे देखो, अ पर्सन रिसाइडिंग टेम्पोरली इन अ स्टेट इज कॉल्ड एलियन, ठीक है। अगर मान लो अमेरिका का कोई आकर इंडिया में रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलियन। ऐसा नहीं वो दूसरे ग्रह से आया है, प्लैनेट से आया, इस वजह से एलियन बोल रहे, नहीं। एलियन तो ऐसा होता है जैसे दूसरे प्लैनेट से आया एलियन, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में लोगों को डिवाइड किया हुआ है कि अगर मान लो कोई आपके देश का है तो वो सिटीजन, ठीक है, और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको हमने एलियन बोला, यानी कोई अलग बाहर से आया, ठीक है, इस वजह से। आगे देखो, अ पर्सन शोइंग एलिगेंस टू अदर कंट्रीज कॉल्ड एलियन। मतलब किसी कंट्री में आके रह रहे हैं लेकिन दूसरे कंट्री के प्रति उसका जो है प्यार है, तो यानी वो कौन है? एलियन है, मतलब वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है ना। आगे देखो, इन विच कंट्री द सिटीजन्स वर ओनली दोज हु पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, दैट इज एंशिएंट ग्रीस। ओके, आगे देखते हैं। अ पर्सन कैन बी सिटीजन इन डैश कंट्री और कंट्रीज। तो एक इंसान कितने कंट्री का सिटीजन बन सकता है? ओनली वन, अ सिंगल, ठीक है। अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो इंडिया के ही बन पाओगे, अमेरिका के नहीं बन पाओगे, और अमेरिका का अगर आपको बनना है तो फिर इंडिया का छोड़ना पड़ेगा। तो एक टाइम पे एक ही सिंगल आपको मिलेगा सिटीजन, ठीक है। द राइट टू वोट इज एक्सरसाइज बाय एडल्ट सिटीजन्स। राइट टू वोट किसको मिलता है? एडल्ट सिटीजन्स, 18 ईयर्स के जो होते हैं। अ वोटर इन इंडिया मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। एन इंडियन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप इफ़ ही एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। एक इंडियन अपना इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देगा अगर वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अपनाएगा तो, ठीक है। डैश इज़ नॉट कंपेटेबल विद गुड सिटीजनशिप। क्या चीज़ सही नहीं है गुड सिटीजनशिप के साथ? तो आंसर है इलिटरेसी। अगर आपकी जनसंख्या में वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो ये एक गलत बात है कंट्री के लिए, ठीक है। तो इलिटरेसी हो जाएगा। पेट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री से लगाव होना, तो ये तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना, ये भी बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रेस्ट्रेंट होना, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलिटरेसी इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आगे देखिए, द सिटीजनशिप ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स सिटीजनशिप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज इन कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सैंग्यूनिश। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट सैंग्यूनिश और जस्ट सोली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इस दोनों में से कोई सा भी एक आ जाएगा, तो याद जरूर कर लेना। देखो, जस्ट सैंग्यूनिश में होता क्या है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। जस्ट सैंग्यूनिश आपका एक ऐसे टाइप का सिटीजनशिप देखा जा रहा है जिसमें क्या हो रहा है, एक बेबी है, उसने जन्म लिया, उसका सिटीजनशिप क्या होगा, ठीक है, वो डिटरमाइन किया जाएगा पेरेंट्स की सिटीजनशिप से। कि मतलब पेरेंट्स का सिटीजनशिप क्या है। मान लो पेरेंट्स है तुम्हारे इंडियन, ठीक है, और मान लो वो जा रहे अमेरिका में और आप वहाँ पे जाके हुए, तो अब देखा जाएगा कि आपको कौन सा सिटीजनशिप मिलेगा, अमेरिका का क्या इंडिया का। तो जस्ट सैंग्यूनिश कहता है कि पेरेंट्स का जो सिटीजनशिप होगा वही बच्चे का भी सिटीजनशिप होगा। पेरेंट्स इंडियन है तो उसका बच्चा भी इंडियन होगा, ये कहता है जस्ट सैंग्यूनिश, ठीक है। और जस्ट सॉली समझो, जस्ट सॉली क्या होता है? मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स इंडियन है और वो अमेरिका जा रहे थे तो अमेरिका में उसका बच्चा हुआ। अब जस्ट सॉली कहता है कि जहाँ पर हुआ है, सॉली सॉली सॉइल से समझो सॉली, तो जहाँ पर बच्चा हुआ है, जिस सॉइल में, आप समझो ऐसे समझने के लिए, जिस सॉइल में बच्चा हुआ है, ठीक है, अमेरिका के सॉइल में हुआ है, मतलब अमेरिका के वहाँ हुआ है, तो यानी कि जस्ट सॉली कहता है कि जहाँ पर जन्म होगा वहीं की सिटीजनशिप उसे मिल जाएगी। पेरेंट्स चाहे किसी भी सिटीजनशिप के क्यों ना हो, यानी वो इंडियन क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका में क्योंकि उस बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अमेरिकन सिटीजनशिप उसे मिलेगा। तो जस्ट सॉली ये कहता है। तो जस्ट सैंग्यूनिश जस्ट सॉली में डिफरेंस समझ आया? तो देखो, द सिटीजनशिप ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जो सिटीजनशिप होगा बेबी का वो डिटरमाइन किया जाएगा उसके प्लेस ऑफ बर्थ से, ना कि इर्रेस्पेक्टिव वर्सेस पेरेंट्स सिटीजनशिप, ना कि उसके पेरेंट्स के सिटीजनशिप को देखिए। तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं जस्ट सॉली, ठीक है। तो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेम द कंट्री वेयर देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट एंड पार्शियल सिटीजनशिप। कौन सी कंट्री है जहाँ पे परफेक्ट और पार्शियल सिटीजनशिप को किया जाता है? तो यूएसए में। इंडियन पार्लियामेंट पास फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट इन द ईयर 1955। ध्यान रखना, जनवरी 1955 में इंडियन पार्लियामेंट ने फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट पास किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, एक असेशन रीजन को डिस्कस करते हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सॉली। जो बर्थ राइट है, जो सिटीजनशिप होगा, वो क्या जस्ट सॉली पर ही बेस्ड है? बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट सॉली और जस्ट सैंग्यूनिश दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट पे जो सिटीजनशिप होता है
वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ जस्ट सॉली पे नहीं होता, ठीक है। तो ये तो असर्शन गलत हो गया। अब रीज़न क्या बोलता है, जस्ट सॉली और राइट ऑफ द सॉइल ग्रैंड सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल बॉर्न विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ देयर पेरेंट। जस्ट सॉली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रीजन में समझाया गया कि जस्ट सॉली होता क्या है। मैंने आपको समझाया था कि जो बच्चा है उसका सिटीजनशिप देखा जाएगा उसके बर्थ प्लेस से, ना कि उसके माता पिता का सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बर्थ राइट जो बोला गया है वो सिर्फ जस्ट सॉली को मेंशन किया गया, जबकि दोनों होते हैं। तो इसलिए असर्शन फॉल्स होगा और रीज़न ट्रू। रीज़न तो सही बता रहे हैं ना वो कि जस्ट सॉली होता है कि उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वो चीज़ सही है और असर्शन गलत है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को। सिटीजनशिप ओनली इन्वॉल्व्स राइट एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सिटीजनशिप के पास सिर्फ जो सिटीजनशिप मिलती है उसमें सिर्फ राइट्स को ही फॉलो करना होता है, ड्यूटीज़ आपको नहीं मिलती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने कंट्री के प्रति, तो सिर्फ राइट्स नहीं इन्जॉय करने होते, कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी होती है सिटीजन्स को, तो ये फॉल्स है, ठीक है। जस्ट सैंग्विनिश ग्रैंड सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। जस्ट सैंग्विनिश क्या बेस्ड ऑन बर्थ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट की मतलब कौन से कंट्री में जन्म हुआ है, मतलब कौन से देश में स्टेट में जन्म हुआ है उसी पर बेस्ड है जस्ट सैंग्विनिश, नहीं, फॉल्स। जस्ट सैंग्विनिश बेस्ड है आपके पेरेंट्स के सिटीजनशिप पर, कि पेरेंट्स का जन्म कहाँ है वो उसी को मिलेगा, ठीक है। जस्ट सॉली ग्रैंड सिटीजनशिप इज कंसिडरेशन ऑफ द कंट्री इन विच द बेबी इज बॉर्न। तो जस्ट सॉली मानता है कि जो बेबी का बॉर्न जहाँ पे उस जिस कंट्री में हुआ होगा उसी का उससे सिटीजनशिप मिलेगा, तो बिल्कुल सही, ट्रू। द स्लेव्स वर्कर्स एंड वुमेन वर रिगार्डेड एज सिटीजन्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में क्या स्लेव्स को, वर्कर्स और वुमेन्स को सिटीजन्स माना जाता था? नहीं, फॉल्स। सिर्फ जो मैन होते थे जो कि क्या बोलते हैं पैसा दे सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर मैन, उन्हीं को सिर्फ सिटीजन माना जाता था, ठीक है। आगे देखें, the term citizens refer to those adult person who reside in a state permanently, show allegiance to the state, enjoy some valuable rights and are prepared to do certain duties towards the state. सिटीजन का मतलब क्या होता है? वो सारे एडल्ट पर्सनस जो परमानेंटली स्टेट में रहते हैं, ठीक है, और कुछ इंजॉय करते हैं वैल्यूबल राइट्स को और अपने कुछ ड्यूटीज़ को निभाते हैं। क्या ये सही है? ट्रू, ठीक है। अच्छा, एडल्ट सिटीजन क्यों बोला गया? जो बच्चे हैं क्या वो सिटीजन नहीं है? देखो, जब वो 18 के हो जाएंगे तो वो भी एक सिटीजन नागरिक बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो क्या है? उससे पहले वो एक नेशनल है। नेशनल कौन होता है? जो कि 18+ से छोटा होता है और वो एक स्टेट में रह रहा है, लेकिन वो 18 साल से छोटा है, तो वो एक नेशनल होता है, ठीक है। वो 18 जब हो जाएगा तो वो भी एक सिटीजन बन जाएगा। A citizen who resides temporarily in a other state for education or business or for any other reasons is called alien. True. Unlike citizens, the aliens are not to abide by the rules and regulation of the state in which they temporarily reside. False. देखो, यहाँ बोला गया कि जैसे सिटीजन्स हैं, एलियंस को कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते क्या? अगर मान लो किसी स्टेट में गए हैं, हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो सब वहाँ पे क्या है, जाके एलियन है, ठीक है। अच्छा, क्या एलियन को कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता किसी कंट्री का? तो ये गलत है। रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करने पड़ते हैं एक मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, सब कुछ समान स्तर पर रहे, सब कुछ सही रहे, तो उसके लिए हर किसी को रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो एलियन हो चाहे वो सिटीजन हो। द स्टेट प्रोटेक्ट्स बोथ द सिटीजन एंड एलियंस अलाइक। जो स्टेट है क्या वो सिटीजन और एलियन दोनों को सेम तरीके से प्रोटेक्ट करेगी? क्या नहीं, सेम तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेगी जैसे सिटीजन्स को करती है, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अलाइक लिखा हुआ है ना, समान तरीके से नहीं करती। हाँ, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बाहर से आया तो ऐसा ना हो कि कोई भी उसे मार दे इस तरीके से। वैसे तो अपने ही देश में अपने ही सिटीजन्स जब मर जाते हैं, मर्डर उनका कर दिया जाता है, तो वो बात अलग है, मतलब किसी का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो मतलब एलियंस को क्या प्रोटेक्शन वो दे पाएंगे, है ना, तो वही बात हो गई। तो आगे देखो, अ सिटीजन इज़ नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। फॉल्स, गलत बोल रहे हैं। अ सिटीजन नीड टू शो एलिगेंस टू हिज ओन स्टेट, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या उसे अपने स्टेट के प्रति सम्मान नहीं देना चाहिए, सम्मान नहीं दिखाना चाहिए? फॉल्स, गलत है ना। एन एलियन डज नॉट एंजॉय पॉलिटिकल राइट। एक एलियन पॉलिटिकल राइट्स यानी राइट टू वोट एंजॉय नहीं करता, बिल्कुल सही, ट्रू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स एंड डेफिनेशन। सो ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लो। अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, द राइट्स ऑफ द गवर्नर एंड रिलेशंस बिटवीन द टू आर एडजस्टेड। हु सेड इट? ये बात किसने कही? CF स्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ रूल्स which regulates the ends for which and the organs through which government power is exercised. Who said it? किसने कहा था ये? KC Weir ने। The Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on. Who said it? Lord Bryce. Unwritten Constitution exists in. Unwritten Constitution कहाँ का है? UK का, यानी यूनाइटेड किंगडम। The largest Constitution of the world exists in. सबसे बड़ा Constitution वर्ल्ड का किसका है? इंडिया का। The Constitution which can be amended easily is called. जिस Constitution को easily amend किया जाए उसे क्या बोलते हैं? Flexible. The Constitution which cannot be amended easily is called rigid. Most flexible Constitution exists in Britain. Most rigid Constitution exists in USA.
कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन इंडिया. लिविंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस मस्ट बी ड्रोवेनियन इन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस. इट वॉज सेड बाय. किसने कहा था ये? अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला नहीं मार्क किया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे देखो, आगे एक और क्वेश्चन है आपका 13 वाला, उसको देखना है. डैश कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स टू अकोमोडेट रिफॉर्म. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रिफॉर्म्स नहीं हो पाते? दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. क्लैरिटी एंड डेफिनाइटनेस आर क्वालिफिकेशंस ऑफ डैश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. माने क्लैरिटी होती है, डेफिनेशंस होते हैं जब रिटन होता है कोई भी चीज़, है ना. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी और डेफिनेशंस मिलेंगे. स्टेबल एंड स्टडी आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ रिजिड एंड रिटन. ठीक है. डैश कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर अ फेडरेशन, रिजिड एंड रिटन. देन डैश कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्री फ्रॉम पॉपुलर पैशनेट एंड प्रेशर. तो रिजिड एंड रिटन एक साथ लिखना है. डैश कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक ओपिनियन, रिटन एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, ये ना इन्होंने गलत किया हुआ है, इन्होंने एक साथ नहीं लिखा हुआ, ये रिटन और फ्लेक्सिबल होगा. ओके आगे देखते हैं. डैश में स्टैंड अगेंस्ट प्रोग्रेस, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें मान लो देखो कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है. अगर वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया में कितनी सारी चीज़ें अब बदल चुकी है. तो अब वही अगर लॉस को लेके बैठेंगे हम, तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? समझ रहे हो बात को. तो प्रोग्रेस अगर हमें करना है तो थोड़े बहुत चेंजेस लाना पड़ता है समय के साथ साथ. अपने अंदर भी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं समय के साथ साथ. वैसे ही अगर कोई लॉ भी बना है तो उसमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम के साथ सब चीज़ चेंज होती रहती है. तो वही बोला गया कि अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें चेंजेस लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फ्लेक्सिबल होगा तो चेंजेस आ सकते हैं उसमें. ठीक है, तो इसलिए प्रोग्रेस के अगेंस्ट कौन खड़ा रहता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. आगे देखो. डैश कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि रिटन है ही नहीं. रिटन नहीं होते ये, बट फिर भी इनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती है जिसके थ्रू मतलब चला रहे ये अपना लॉ, है ना. डैश कॉन्स्टिट्यूशन इज सूटेड टू मीट इमरजेंसी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे देखो. डैश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की जरूरत नहीं होती इनेक्ट करने के लिए. देखो अब डिस्कस करते हैं कुछ MCQs. मैच द फॉलोइंग के. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वासी माने पार्शियल, तो पार्शियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, वो थोड़ा क्वासी है, मतलब पार्शियल फेडरल है, पूरी तरीके से नहीं है. बोर्गियस कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? USA कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोटरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का? चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आगे देखो. मैग्मा कार्टा किसका? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी है भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशन किसका? USA का. अ कमिटी ऑफ दी गॉल एंड माइकल डेब्रे कहाँ का? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर एंड डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को. डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस उसे बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टम्स और कन्वेंशंस पर बेस्ड होता है. इट कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग उसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन बी अमेंडेड ओनली अ स्पेशल प्रोसीजर उसे क्या कहेंगे? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. आगे देखें. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनल. डेरिवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन. मतलब आप जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है. मिलकर बना है मतलब उसके प्रोविंसेस जो चीज़ें हैं उसको लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक का. जैसे कि आप देखोगे DSP जो आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी का है वो आयरलैंड से लिया गया है. फंडामेंटल राइट्स आपके USA से लिए गए हैं. जस्टिस एंड लॉ USA से. तो इस तरीके से हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कुछ ना कुछ, इसलिए डेरिवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. ठीक है, आगे देखो. प्रोटरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का? चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन. बोर्गिस कॉन्स्टिट्यूशन USA कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप कुछ असर्शन रीजन देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन मैनी कंट्रीज. क्या ये सही है? हाँ. रीजन देखो. द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम फॉर सिटीजन्स. तो ये रीज़न आपको दिया हुआ है. अब ये तो चीज़ सही है और ये भी चीज़ सही है, लेकिन रीज़न इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है सुप्रीम लॉ है लैंड का बहुत सारी कंट्री में, लेकिन क्यों है वो नहीं है. ठीक है, आगे देखो. असर्शन दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नेसेसरी टू अडेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स. रीजन दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अलाउ द मॉडिफिकेशन और एडिशन ऑफ प्रोविजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यूज ओवर टाइम. दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आगे देखो. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. जो प्रीएम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करते हैं. क्या सही है? बिल्कुल सही. द प्रीएम्बल आउटलाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग जस्टिस, इंश्योरिंग डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी एंड प्रमोटिंग द जनरल वेलफेयर. तो बिल्कुल सही, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा.
आगे देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन रिमेन सेफ फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो ये दोनों बात, देखो ये जो असर्शन वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड होना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे रिजिड भी होना चाहिए, साथ ही फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और फ्लेक्सिबल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा सेशन वाला, रीज़न सही है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिसको सिटीजन यूज़ करे और वो सेफ रहे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना कर सके। तो ये तो सही है, लेकिन असर्शन गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। आगे देखें 9th, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पूरी तरीके से रिजिड होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात को। तो असर्शन गलत है, ठीक है। रीजन देखो, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन कोप विद द चेंज सिचुएशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये सिचुएशन के चेंजिंग के साथ उसको कोप अप कर सकता है, चेंजेस ला सकता है अपने अंदर, तो ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि असर्शन लिखा है पूरा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा फ्लेक्सिबल पूरा नहीं होना चाहिए, गलत है, तो इसलिए फॉल्स होगा इसका। अब देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन होना चाहिए क्या, हाँ। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज compatible with federation where the power of the state is divided between the national and regional governments। तो देखो, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैटिबल होता है क्या, तो असर्शन फॉल्स है, नहीं, और इसका रीजन सही है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स को, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज रिटन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटन है, नहीं, फॉल्स। हमने पढ़ा था अभी फिलिप्स में कि जो यूके यूनाइटेड किंगडम है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज अनरिटन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ना कि अनरिटन, तो ये फॉल्स हो गया। द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, तो फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, तो दैट इज फॉल्स, ठीक है। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच रिजिड, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है तो रिजिड कहाँ से होगा, तो इसलिए फॉल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, बिल्कुल ट्रू। द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रू। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो डिस्टिंक्शन बताता है ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। इन इंडिया द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका गार्जियन कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपैटिबल विद फेडरेशन, फॉल्स। Unwritten constitution is suitable for the emergency, true. The USA constitution is the most rigid constitution in the world, true. The rigid constitution cannot cope with the change of situation, true. आगे देखो, in unwritten constitution the legislature is sovereign, true. जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग जो होता है वो सॉवरेन होता है, उसके पास पूरी पावर होती है, तो ये सही है, ट्रू। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 मेकिंग एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ को, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का आएगा, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है क्योंकि सबसे बिग मार्क्स है ये 8 मार्क्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे लास्ट चैप्टर, तो वो जो है आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949। द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये तो आप जानते हो शायद कि फादर किसे कहा जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, चेयरमैन कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। The word secular was added to the Constitution of India by the 42nd Amendment। ये सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया था, अमेंडमेंट होता है मतलब चेंजेस लाना, तो 42nd चेंज जब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, अमेंडमेंट किया गया था तब सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था। देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे, जो कि कोई भी छीन नहीं सकता। अगर किसी ने कुछ किया तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाके मांग सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट, कि ये हमारे साथ फंडामेंटल राइट हमारा छीना गया है। Close relations between the executive and legislature exist in parliamentary system. Which part of the constitution deals with fundamental rights? Third part. जो थर्ड पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं समझा देती हूँ। चेयरमैन पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और वहाँ पे चेयरमैन पूछा था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन पूछेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, कब फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है हमारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है वो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 1946 में बना था ये। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, टोटल मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 389। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, इलेक्टेड मेंबर कितने थे 296 और टोटल मेंबर 389। द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, नॉमिनेटेड मेंबर कितने थे 93। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, कब सबसे पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 9 दिसंबर 1946 को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे सबसे पहले चेयरमैन फर्स्ट सेशन के? तो दैट इज सचिंद्र
सचिन आनंद सिन्हा। तो ये सबसे पहले टेम्पररी थे चेयरमैन, उसके बाद तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट कब किया गया था वो डेट अलग है, और इफेक्ट में कब आया वो डेट अलग है, दोनों ध्यान से देख लेना। आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज। टोटल नंबर आर्टिकल्स कितने थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। और एट प्रेजेंट कितने नंबर के आर्टिकल्स है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 448। अभी अमेंडमेंट्स के बाद कितने आर्टिकल्स हो गए टोटल? 448। और उस समय कितने थे जब बना था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 का? 395। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं? 12। पहले 8 थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, लेकिन अब 12 है। ये सब चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आप इनको सिर्फ याद कर सकते हो। आगे देखो, द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। ये जो सेक्युलर वर्ड है 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। कौन से साल? 1976 को। ठीक है। अगर मैं अभी आपको सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है हमारे पास, इसलिए मैं सारे एमसीक्यूज को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। The Indian Constitution stands for what type of socialism? Democratic socialism. Which religion is recognized by the Constitution of India? No religion. हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन सा रिलीजन को रिकॉग्नाइज किया है? कोई से भी नहीं को। नो रिलीजन। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है, इसलिए किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन जो है हमारा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। ठीक है। सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। Who has described the preamble as the soul of the constitution and the key to it? ठाकुरदास भार्गवा। आगे देखिए, Cabinet mission was sent to India in 1946. The first Governor General of independent India was Lord Mountbatten. The last Governor General of India was Rajagopalachari, who is called the father of Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar को father कहा जाता है Constitution का, हमारे Indian Constitution. The guardian of the Constitution of India is Supreme Court, who described the preamble as the most precious part of the Constitution. Thakurdas Bharba. The Speaker of the Constituent Assembly was G.V. Mavalankar. The first Republic Day was celebrated on 26 जनवरी 1950। और हर साल जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है इसी दिन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय 3 मेथड्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको 3 तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं। द गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इज कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मदर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की मदर कौन है? ब्रिटेन। द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज यूनिटरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन में। द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड इज यूएसए सीनेट। सेकेंड मोस्ट पावर चैम्बर कौन सा वर्ल्ड का? यूएसए सीनेट। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन अडॉप्टेड द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल सिटीजनशिप प्रिवेल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक असर्शन रीजन डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज डिक्लेयर्ड अ सेक्युलर स्टेट इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आगे देखो, रीजन बोला है इन इंडिया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंडिया में पॉलिटिक्स और रिलीजन बिल्कुल ही एक दूसरे से सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। क्या ये सही है बात? बिल्कुल सही। तो असर्शन और रीजन दोनों सही, और रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू फॉल्स। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। True. The first session of the Constituent Assembly begins on 9th December 1946. True. The first chairman of the Constituent Assembly was Sachindrana Sinha. True. The permanent chairman of Constituent Assembly was Rajendra Prasad. True. The chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly was Jawaharlal Nehru. False. कौन थे बताओ? इसका आंसर क्या होगा? चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फॉल्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. True. Indian Constitution was adopted in the Constituent Assembly on 26 December 1948. False. कब अडॉप्ट किया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को। पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। आगे देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। बिल्कुल भी नहीं, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये फॉल्स है। इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट। फॉल्स। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। ट्रू। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मतलब होता है नोटेबल। तो जैसे कि ये चैप्टर है 10 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा? इंडिया का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स। तो अगर ओरिजिनल वाला पूछेंगे तो 395 होगा, और अगर पूछेंगे कि अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स है, तो 448 आर्टिकल्स है। Presently, Indian Constitution has dash schedule 12. Clarity and definites are qualification of a dash constitution. तो क्या होगा? written. ये सारी बातें तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। Who described India as a quasi-federal country? K.C. Beard.
डैश अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश इज पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which article of the Constitution of India mainly deals with amendment procedure of the Constitution? Article 368 डील करता है इसके साथ। गवर्नमेंट अंडर विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी। कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, वो होता है यूनिटरी। और फेडरल किसमें होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है और फिर स्टेट पावर के पास, और फिर लोकल गवर्नमेंट भी होती है कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया में है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इफ द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फ्यू रीजनल गवर्नमेंट, दैट सिस्टम इज फेडरल। आगे देखो, Dash has a unitary form of government, United Kingdom. In parliamentary system, the cabinet remains responsible to the legislature. Dash has a presidential form of government, the USA. At present, the number of states in India are 28. और यूनियन टेरिटरीज कितनी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि दूसरों को भी पता चले। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज आप कमेंट में बताओगे। Close relation between the executive and legislature exists in parliamentary system. The system of government in the USA is federal. आगे देखो, in a presidential form of government, the president can be removed from office by impeachment. Dash is a federal country, USA. अगर इंडिया होता तो इंडिया में भी आप फेडरल लगा सकते थे, वैसे यूएसए इज़ अ फेडरल कंट्री। नेक्स्ट देखो, डैश इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री, इंडिया का एक क्वासी फेडरल कंट्री है, ना पूरी तरीके से फेडरल है ना यूनिटरी है, ठीक है, क्वासी फेडरल। सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, द मदरलैंड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ब्रिटेन। नेक्स्ट, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द सुप्रीम अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट्री में किसके पास होती है, प्रधानमंत्री जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल 1। सो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज 28। और यूनियन टेरिटरीज जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, तो इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे कितने हैं टोटल, 8 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय डैश अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था, लेकिन अब गारंटी कर दिया गया है। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में किया गया, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी DPS के बारे में बात की गई है। आगे देखें, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड डैश फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं बात हो रही, यहाँ ड्यूटीज़ की बात हो रही है। कुछ अधिकार मतलब कुछ ड्यूटीज़ होती है जो कि एक नागरिक की होती है, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ दी हुई है, तो वो ड्यूटीज़ कितनी है, 10। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटीज़ थी, और अब जो टोटल हो गई है ड्यूटीज़ अमेंडमेंट के बाद 11 हो गई है। ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेंगे 10 है, और अभी का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें अमेंडमेंट के बाद एक और ऐड किया गया था, तो इसलिए अब टोटल 11 हो गई है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड बेगार, 23 आर्टिकल, ठीक है। और अगर 24 देखोगे तो उसमें हजार्डियस लेबर और चाइल्ड के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 23 का आंसर होगा। देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। आगे देखो, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। Which article of the Constitution deals with exception to the right against discrimination on grounds of religion, race, caste and sex, etc. तो आंसर है 15, ठीक है। किसमें इन सब के बारे में बात की गई, 15 में। Which article of the Constitution provides for reasonable restriction upon the equality before law, article 14। आगे, which article of the Constitution guarantees in the equality of opportunity in matters of public employment, article 16। Which article of the Constitution provides for the abolition of titles for the citizens of India, article 18। और ध्यान रखना, article 17 में untouchability के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। Which sort of titles can be confirmed by the state of India to the citizens, military and academic। मिलिट्री में जैसे आपका अशोका चक्र है और अकेडमिक में भारत रत्न। Next, the right to education has been recognized as a fundamental right in the year 2002. Which article provides that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law, article 21। According to the constitution, a person who is arrested or detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of dash hours। तो आंसर है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर किसी को भी अगर जेल लेकर जाया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट यानी कि पास के जुडिशरी के पास लाना पड़ेगा।
अगर नहीं लाए 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसका फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है, उसको हानि पहुंचेगी। ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जो जज है उसके पास उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी जिसको भी लाया गया है पुलिस के पास। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? आर्टिकल 22। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की गई है। द पर्सन बिलोंगिंग टू विच रिलीजन इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू वियर and carry weapon, that is Sikh. The writs like habeas corpus can be issued by both Supreme Court and High Court. ठीक है, habeas corpus किसके द्वारा इशू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसके बाद जाके इसको एक फंडामेंटल राइट से हटा के कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया? 300A में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि कोई किसी का कब्जा कर लेता था प्रॉपर्टी। जैसे क्या होता था कि गवर्नमेंट को अगर रोड सड़क बनानी है तो अब वो क्या करेगा, जहाँ पे अगर मानो घर है, ठीक है, अब वहाँ पे ट्रेन की रेल निकालनी है तो निकालनी तो पड़ेगी, है ना। तो अब वो क्या करेंगे, तो वहाँ पे अब लोग जो है पहुँच गए अपना कोर्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे जहाँ पे बार बार ये सब होता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटा के एक नॉर्मल प्रॉपर्टी रख दिया। ठीक है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ लॉस्ट इट्स स्टेटस एज अ फंडामेंटल राइट? तो 44th अमेंडमेंट। Article 21A provides for right to education. Which among the following does not belong to the fundamental duties of an Indian citizen? To respect the teachers is not a fundamental duty. देखो fundamental duties क्या है? To abide the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना, टू डिफेंड द कंट्री, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी होती है उन सबको बचा के रखना, ऐसा नहीं तोड़ फोड़ करने लगना। तो ये सारी ड्यूटीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट करना टीचर्स की जो ना फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ये। हाउ मेनी रेट्स कैन बी इशूड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो 5 रेट्स इशू किए जा सकते हैं। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्टर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी ने वॉयलेट किया तो उसका सेफगार्ड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। In India, a person can be detained for more than 24 hours without trial if he is an enemy alien. देखो, अगर अपना ही सिटीजन है इंडिया का तो 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वो बाहर के देश का कोई एलियन, एनिमी एलियन है, मतलब किसी ने कुछ अपराध किया है और वो बाहर के देश का है, तो 24 आवर्स से ज़्यादा भी उसको लगा देते हैं। तो ऐसा कोई उसके लिए रूल नहीं है कि भाई उसको 24 आवर्स में ही करना है। आगे देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 32। ठीक है, by which article of the Constitution of India can the High Courts issue writs for enforcing fundamental rights? तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, by which article of the Constitution can be the fundamental rights be amended? तो किस आर्टिकल के ज़रिए हम जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? 368 के ज़रिए। ठीक है, द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नो एज लिमिट। यानी अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, चाहे वो आप 30 साल में आओ, चाहे 40 साल में आओ, चाहे 45 ईयर्स में आओ, चाहे 30 साल, मतलब कोई एज लिमिट है ही नहीं। ठीक है, मतलब बच्चे तो नहीं जा सकते ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाँ, जो जब यंग हो जाओगे, बड़े हो जाओगे और आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास जज बनने की क्वालिफिकेशन होगी तो आप जा सकते हो। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। द टेंचर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अप टू द एज ऑफ 65। मतलब अगर 65 के हो जाते हैं, उसके अबव भी हो जाते हैं तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं, अप टू द अबव एज ऑफ 65। द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो समझ लो पेपर में भी आएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड इन इंडिया इन 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ का पास किया गया था 1985 को। एंटी डिफेक्शन बिल इज एसोसिएटेड विद डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 52 अमेंडमेंट बिल। डैश शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10th शेड्यूल। ठीक है, कौन सा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है? 10th शेड्यूल। आर्टिकल डैश डील्स विद रिजर्वेशन फॉर द SC and ST। SC यानी शेड्यूल कास्ट और ST माने शेड्यूल ट्राइब्स। तो 330 से 332 में बात होती है इनके रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन इज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात होती है, जहाँ पे SC और STs को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम तक पहुँच सके। ठीक है, At present, the total number of seats reserved for SC and ST in the Lok Sabha are respectively. तो SCs के लिए 84 सीट्स रिजर्व होती है और ST के लिए 47 सीट्स रिजर्व होती है। The period up to which reservation of seats for the SC and ST is extended 2030। मतलब 2030 तक SC और STs को रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर वो मेन स्ट्रीम तक आ जाते हैं तो फिर वो रिजर्वेशन हट जाएगी, या फिर अगर अभी भी पिछड़े हुए होंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा और बढ़ा दिया जाए शायद। ठीक है, लेकिन अभी मिनिमम 2030 तक रखा गया है रिजर्वेशन इनके लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन पीपल सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम 2020। इसको सीज कर दिया गया था 2020 में एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है,
डैश प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द SC and ST. Article 338. The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act. The term socialist is added to the preamble of Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. आंसर होगा 1976. यानी कि मतलब जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड किया गया था, कौन से साल किया गया था, तो 1976 को. जैसे सेक्युलर है, सेक्युलर वर्ड भी हमने देखा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया था. तो सोशलिस्ट भी ऐड किया गया था उसी समय, सेक्युलर के साथ सोशलिस्ट वर्ड को भी ऐड किया गया था. ठीक है, दोनों एक साथ याद कर लेना. According to the article dash every religion domination or any of its sections shall have the right to manage its religion affairs. किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 26 आर्टिकल. According to article dash no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. इस आर्टिकल के द्वारा, किस आर्टिकल? 27 आर्टिकल के द्वारा कोई भी पर्सन अगर अपना जो है प्रमोशन कर रहा है अपने पर्टिकुलर किसी रिलीजन का, तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इसके लिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑल आपका माइनॉरिटीज़ होगा. ठीक है, वो नहीं होगा. माइनॉरिटीज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द चॉइस. आर्टिकल 30. In the original constitution, the voting age of an Indian citizen was 21 years. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोटिंग राइट था इंडियन सिटीजन्स के लिए वो 21 ईयर्स का, बाद में जाके उसको अमेंड करके 18 ईयर्स कर दिया गया. According to which article the elections to the House of People and the State Legislative Assembly are held on the basis of adult suffrage. तो आर्टिकल 326. ठीक है, adult suffrage has crowned man as a citizen, it is said by Victor Hugo, who are denied the right to vote. किसको वोट नहीं दिया जाता? तो persons below the age of 18 years, जो 18 साल से छोटे हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिला. The minimum age for the citizens to exercise the right to vote has been reduced to 18 years from 21 years through the 61st Amendment Act. यानी 18 साल जो कर दिया गया, 21 साल था पहले, अब 18 साल कर दिया गया. तो किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? तो 61st Amendment Act के द्वारा किया गया. नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर 1952. सबसे पहले जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया का कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का 1952 में. द मिनिमम एज फॉर अ सिटीजन टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट इज 18 ईयर्स. सेम क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री डिक्लेयर्स इट एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. कौन मानता है इसे? यूएसए. यूएसए कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का वो एक सुप्रीम लॉ है लैंड का. इन विच द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट कैन मेक no law in contravention of the constitution. Golaknath case. Which constitution amendment act empowered the parliament to make or unmake any law of its own choice? 24th amendment. In which case the Supreme Court declared that the parliament cannot make any law violating the basic structure of the constitution. केशव नंदा भारती केस के द्वारा. अब देखें, हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की. तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग आपको दिए जा सकते हैं. राइट टू एजुकेशन किस में था? आर्टिकल 21 ही. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32. राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 में, इसके बारे में आर्टिकल 19 से 22 में बात की गई है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा? आर्टिकल 23 से 24. ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसको आपको टिक करना है. अब थोड़े असर्शन रीजन्स को देख लेते हैं. ड्यूटीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी. सही है क्या? बिल्कुल सही. रीजन देखो, बाय एडरिंग टू देयर ड्यूटी सिटीजन्स कंट्रीब्यूट टू अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग यूनिटी. अच्छा, इन ड्यूटीज़ को दिया क्यों गया है? ये एसेंशियल होती है ताकि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, सब जगह शांति रहे. ठीक है, इस वजह से ये ड्यूटीज़ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे. तो इसलिए बहुत एसेंशियल रीजन सही है और साथ ही साथ रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर लीगली इन्फोर्सेबल. अगर कोई वायलेट करता है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल है, आप जस्टिस मांग सकते हो इसके लिए. रीजन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू सीक लीगल रेमेडीज इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय द स्टेट और अदर इंडिविजुअल्स. तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है और इसका रीजन भी सही है. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड. ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं फंडामेंटल राइट्स, हर एक सिटीजन के पास है. ऐसा नहीं सिर्फ गरीब के पास होंगे या ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अमीर के पास होंगे, ये सबके पास है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो. ठीक है, आगे देखो, फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड आर एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी. क्या सही बोला है इसमें? रीजन बिल्कुल सही, स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो इसलिए बहुत ऑप्शन सही होंगे. ठीक है, आगे देखो, ड्यूटीज सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू फंडामेंटल राइट्स. सही है, बिल्कुल. वाइल फंडामेंटल राइट्स एम्पावर इंडिविजुअल, ड्यूटीज रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द नेशन, इंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. फंडामेंटल राइट जहाँ पे आपको इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है, ठीक है, वहीं पर ड्यूटीज़ क्या करती है? सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है टूवर्ड्स इट्स सोसाइटी, कि समाज के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी तरफ वो इंश्योर करवाती है, जिससे एक बैलेंस रहता है राइट्स और ऑब्लिगेशंस में. तो दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आगे देखो, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. जब मान लो कोई इमरजेंसी है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को क्या सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए. बिल्कुल सही. रीजन, इन सिचुएशन सच एज इन स्टेट इमरजेंसी द गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टेम्प्रोरी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. ये भी सही है. देखो, फंडामेंटल राइट्स को ना सस्पेंड कर दिया जाता है जब कोई इमरजेंसी आती है. तो
टेम्पोररी, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ट्रू। टू प्रिवेंट अब्यूज एंड मेंटेन पब्लिक order, public rights may be restricted by the state under certain circumstances provided which restrictions are reasonable and necessary। दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे चेक करते हैं और भी। इंडिया हैज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही। हमारे इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड विद ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, ही एक्सरसाइज हिज पावर एज अ टाइटुलर हेड लाइक द ब्रिटिश मोनार्क। प्रेसिडेंट में क्या होता है वो बताया हुआ है। तो देखो ना, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल्स इन इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म चलती है इंडिया में, बिल्कुल सही। ऑल द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आर प्रेजेंट इन इंडिया, नेमली मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रेजेंस ऑफ टाइटुलर हेड, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव, द क्लोज रिलेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ट्रू फॉल्स को, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 405 आर्टिकल्स, फॉल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 405 आर्टिकल्स है क्या? नहीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फॉल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो इसलिए फॉल्स हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक वही बात जो मैंने अभी बताई, ट्रू। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर, ट्रू। तो आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है। अप टिल नाउ 2024 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड 106 टाइम्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज तब से लेकर जब ओरिजिनल बना था और अब तक 2024 में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसलिए ट्रू। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, फॉल्स। फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं क्या उसे अमेंड नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी चेंज कर सकते हो, मतलब अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका अमेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, फॉल्स। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, सेपरेट नहीं है। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड हियर, फॉल्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ट्रू। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, और जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोजेसेस डिस्क्रिशनरी पावर, नहीं, फॉल्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट पोजेसेस डिस्क्रिशनरी पावर, ट्रू। गवर्नर को मिलता है डिस्क्रिशनरी पावर। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल्स इन इंडिया, ट्रू। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ट्रू। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, सॉरी स्टेट, ट्रू। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स। क्या हर स्टेट के पास, इंडिया का जो 28 स्टेट्स है, मतलब प्रोविंसेस है, क्या हर एक के पास कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, सिर्फ इंडिया के पास है। इन इंडिया द स्टेट्स आर मेड वेरी वीक इन रिलेशन टू यूनियन गवर्नमेंट, ट्रू। इंडिया शुड बी कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट, बिल्कुल सही, ट्रू। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, नहीं, फॉल्स। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ट्रू। आर्टिकल 14 से लेकर 18 डील्स विद राइट टू फ्रीडम, नहीं, 19 से लेकर 22 में बात होती है ना कि 14 से 18, तो ये गलत है, फॉल्स। आर्टिकल्स 23 एंड 24 प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ट्रू। आर्टिकल 25 to 28 डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ट्रू। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन, ट्रू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज कॉपीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। मैंने पहले भी बताया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज 35, फॉल्स। कोई भी एज लिमिट नहीं होती, तो इसलिए गलत है। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट इज 65, रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65, उससे अब, ट्रू। द ड्यूअल सिटीजनशिप इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, फॉल्स। सिंगल सिटीजनशिप होता है हमारे इंडिया में। आगे देखें, देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव रिजर्वेशन फॉर द SC and ST इन इंडिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका रिजर्वेशन दिया गया है, ट्रू। At present, there is no reservation for the Anglo-Indian citizen, true. Presidential form of government prevails in India, नहीं, false. कौन सा है? Parliamentary system. The independence of judiciary assured in India, true. Article 18 of the Constitution of India abolished untouchability, false. कौन सा होगा? Article 17 ने untouchability को abolish किया है ना कि 18 ने, तो ये false है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका एक केस स्टडी भी ज़रूर आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, जिसमें आपको एक लिखा हुआ आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको MCQ टिक करने होंगे। तो ये तो बहुत ईजी होने वाला है। केस स्टडी आप सिर्फ रीड करोगे, जो लिखो, जो इसमें आपको मिलेगा, मतलब रीड करके उसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो डायरेक्टली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई, लेकिन मैंने आपको बता दिया, तो आपको कैसा आ सकता है, ठीक है।